तो कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर वगैरह का बंटवारा मध्य प्रदेश ने कर दिया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना तो उसका भी बंटवारा कर दिया था। आपको मध्य प्रदेश का दिल्ली में 2 भवन था, मध्य प्रदेश निवास, मध्य प्रदेश भवन, दोनों भवनों का बंटवारा हो गया। उत्तर प्रदेश के 2 भवनों में से एक भवन उत्तराखंड को मिला, एक भवन उत्तर प्रदेश के जिम्मे रह गया। ये हुआ। तो बहुत सब चीजों का झारखंड और बिहार में नहीं हो पाया, लेकिन विभाजन तो हुआ, राज्य विभाजन हुआ ना। अब उस कीमत की भरपाई कैसे होगी, दोनों बैठ करके अपना करें, या भारत सरकार मध्यस्थता करे या नहीं। तो एक प्रबुद्ध नागरिक की हैसियत से या विधानसभा के कार्मिक की हैसियत से ही सोचिए कि 2 राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस पर विचारण का अधिकार किसको होता है? केंद्र को होगा। केंद्र की बात आप नहीं मानेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय को होगा। तो जाइए वहां। अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, पहले विधानसभा में आरजेडी के एमएलए हुआ करते थे गिरिनाथ सिंह जी, और जब यहां विवाद हुआ कि बिहार भवन या बिहार निवास में से एक झारखंड को मिलना चाहिए, वहां आरजेडी के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही थी। यहां से कहा गया कि आप झारखंड के हक में प्रस्ताव लाइए, और बड़ी खुशी की बात है कि आरजेडी का विधायक होते हुए गिरिनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव रखा था कि दोनों भवनों में से एक झारखंड को दिया जाए, और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होकर के भारत सरकार को भेजा गया था। दुर्भाग्य है नहीं हो पाया, लेकिन बड़ी जल्दी झारखंड भवन के लिए वहां जमीन का आवंटन हुआ। फिर बाद में एक और झारखंड भवन के लिए जमीन का आवंटन हुआ। तो बिहार के लिए 2 भवन, तो झारखंड के लिए भी 2 भवन। किसी न किसी रूप में भरपाई तो हुई, लेकिन विभाजन हुआ राज्यों का। ठीक है। अब आप मान लीजिए न्यूक्लियर वेपन्स है, केंद्र सरकार का विषय है। आपके यहां जादूगोड़ा माइंस है यूरेनियम का, राज्य सरकार उसका खनन कर सकती है क्या? संघ सूची का विषय है, खनन नहीं कर सकती है ना। समवर्ती सूची में दोनों राज्यों को अधिकार है, राज्य को, केंद्र, दोनों को अधिकार है। जैसे है स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, रोडवेज, एयरवेज, ये सारा कुछ है। तो एयरवेज में भी ये नहीं है कि आप उसका एयरवेज का इस्तेमाल व्यावसायिक लाभ के लिए करने लगे या पैसेंजर को ढोने के लिए करने लगे। आप चार्टर्ड प्लेन रख सकते हैं। कुछ वीआईपी जो नोटेड हैं उनको लेकर के दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन किराया वसूल करके दूसरे लोगों को नहीं भेज सकते हैं, है ना। तो यह है, आपको सम्मान करना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध जो है सम्मान की चीज है। और क्यों सम्मान करना चाहिए, फिर अभी तो हम लोग दोनों हाथ में है ना, इसको बैठ करके बताएंगे, अभी खड़े हैं, ठीक ना। तो धन विधेयक पर ही हम लोग थे, इसको पहले खत्म कर लें कि जब वित्त विभाग और लॉ डिपार्टमेंट के माध्यम से आता है तो शुरू से ही ये पता होता है, या राज्यपाल के माध्यम से आता है तो शुरू से ही पता होता है कि ये धन विधेयक है। तो आपके दिमाग में या जेहन में यह प्रश्न उठना चाहिए, फिर संविधान इस चीज की ताकत स्पीकर में निहित क्यों करता है कि अध्यक्ष एक प्रमाण पत्र देंगे विधेयक के पालन के उपरांत कि अमुक विधेयक धन विधेयक है, या सभा द्वारा इस तारीख को जो विधेयक पारित किया गया इस नाम का वो धन विधेयक है। इस ताकत को देने के पीछे कोई उद्देश्य होगा।
हम उतनी गहराई में नहीं जाएं कि सर्टिफिकेट की क्या कहते हैं लॉ डिपार्टमेंट का मिला, गवर्नर का पहले मिल गया, फिर भी देने की क्या बाध्यता। तो दिए तो इसके बाद भी दिए। स्पीकर की यह एक धन विधेयक है, लेकिन प्रमाणीकरण वो ही करेंगे। कोई गहरा राज है? दो सदनों की स्थिति में तो यह स्पष्ट है, बड़ा हल्का लगता है कि उद्देश्य और हेतु वित्तीय संलेख जो धन विधेयक में लगा रहता है वो दूसरे सदन में नहीं जाएगा। विधानसभा से पारित हुआ या लोकसभा से पारित हुआ, विधान परिषद या राज्यसभा में चला जाए तो बिना वित्तीय संलेख के गया, बिना राज्यपाल की अनुमति के गया, वहां एक विधेयक के रूप में गया है। राज्यसभा का सभापति क्या जाने, विधान परिषद का सभापति क्या जाने धन विधेयक है कि नहीं है। वो तो पारित कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन वहां भी राज्यपाल की विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि इस आशय का प्रमाण पत्र दे करके वो विधान परिषद को या राज्यसभा को भेजेंगे, ताकि एक तय समय सीमा के भीतर वो पारित होकर के वहां से चलावे। या तय समय सीमा के भीतर पारित होकर नहीं आता है तो मूल रूप में जो पारित होकर के विधानसभा से गया था उसी रूप में पारित माना जाए। तो हम लोगों को दिमाग लगाना चाहिए कि इसके अतिरिक्त भी प्रमाणीकरण का जरूरत क्यों है। तो हम पहले बताए थे साधारण विधेयक और धन विधेयक। अब संशोधन की ताकत सदस्यों की, तो संशोधन पर हम लोग सेकेंड हाफ में रहेंगे ना, सेकेंड हाफ में रहेंगे। संकेत में थोड़ा हम बताते चलते हैं कि कोई साधारण विधेयक हाउस में पेश हुआ, संशोधन तो हो सकता है, चर्चा के क्रम में भी हो सकता है, या लिखित रूप से संशोधन आ गया उस क्रम में हो सकता है। लिखित क्रम में जब आ जाए और ऐसा महसूस हो जाए कि जो प्रस्तावित संशोधन है इस विधेयक को धन विधेयक की सीमा में ला देगा, आनन फानन में एक विकल्प विधायी शाखा के सामने है, रोशन जी राम संजय जी के सामने, कि संशोधन के स्तर पर ही विधेयक को रोक लें और राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त करें, है ना। दूसरी परिस्थिति ये होगी यह समझ में नहीं आवे और विधेयक उस संशोधन के साथ पारित हो जाए। पारित होने के बाद भी पता चल सकता है कि यह धन विधेयक है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए ही, अगर समझिएगा इसको तकनीकी दृष्टि से, तो अध्यक्ष के हाथ में इस पावर को निहित किया गया है। अध्यक्ष विवेक से समझें और उसको सर्टिफिकेट दें ये धन विधेयक है। फिर जाएगा उसी प्रोसेस से। हम तो राज्यपाल जी को भेज दिए, अब राज्यपाल जी इसको लॉ डिपार्टमेंट को भेजें, वित्त विभाग को भेजें, चाहे जहां भेजें, वो करा के लावे, नहीं करा के लावे या उसी रूप में अनुमति प्रदान करें, उनका विवेकाधिकार है। ठीक है, वो करें। ये इशू उठा था पार्लियामेंट में, वो लगता है 1956 वगैरह के समय में। आयकर से रिलेटेड एक कानून था, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को लेकर के विवाद हुआ। हाँ, 53 का है वो। तो 53 का वो विधेयक था। हाँ, आयकर संशोधन विधेयक 1952 पारित हुआ था 1953 में, दूसरे सदन को जा रहा था। चैलेंज किया लोगों ने, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा कि अनंतिम अधिकार है स्पीकर का, और स्पीकर इस विषय में जो लिख दिया वह अकाट्य है, और स्पीकर को आप विवश नहीं कर सकते हैं कि इस पर किसी की राय लें। अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल या किसी न्यायाधीश की राय लेने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने विवेक से निर्णय लेगा। अगर वो लिखा कि ये धन विधेयक है तो रियली वो धन विधेयक है।
और राष्ट्रपति को उसी रूप में उस पर विचार करना होगा। अब पारण की प्रक्रिया भी क्लियर करें। वहीं तक रोकना है। विधानसभा को मिलना चाहिए क्या कृष्णा जी? प्रारूपण हो गया तो विधानसभा को प्राप्त होना चाहिए। विधानसभा तो अब प्रारूपण का भी दो पार्ट हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का है सरकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक में तो पूरी प्रक्रिया को पार करते हुए अपने डिपार्टमेंट हुआ, लॉ डिपार्टमेंट हुआ, कैबिनेट की स्वीकृति हुई, फिर मंत्रिमंडल, सचिवालय, समन्वय विभाग हुआ, सबकी अनुमति हो गई तो विधानसभा को प्राप्त होना है। तो एक हुआ सरकारी विधेयक की स्थिति में, साधारण लेकिन सरकारी विधेयक। नियम में कहा गया है कि कम से कम 7 दिन पूर्व क्या जी वो प्राप्त हो जाए। तो इसके पीछे भी उद्देश्य है कि इसका परिचालन कर दिया जाए सदस्यों के बीच में, और संशोधन देने की सीमा एक तय कर, समय सीमा तय कर दी जाए, संशोधन दे सकें। यहीं पर रुक करके हम गैर सरकारी वाले में घुस जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक जो होगा उसके भार साधक सदस्य या किसी सदस्य, विधानसभा किसी सदस्य, इसकी सूचना तो राज्य सरकार के मंत्रालय को देंगे नहीं, वो सीधे विधानसभा को देंगे और रोशन कीड़ों को भेजेंगे या विधानसभा सचिव को भेजेंगे। तो वहां से जो प्रोसेस है होते हुए विधायी शाखा को प्राप्त होगा। अब विधायी शाखा में सरस्वती के पुत्र तो बैठे हुए नहीं हैं सारे लोग, कि समझ जाएं संघ सूची का है, राज्य सूची का है, संवर्धित सूची का है। अगर हैं भी जानकारी रखने वाले लोग तो अधिकृत रूप से कहने के अधिकारी तो हैं नहीं। अधिकृत रूप से कहेगा लॉ डिपार्टमेंट ही। इस विषय में स्पष्ट रूप से संविधान, इसमें प्रक्रिया, संसदीय पद्धति और प्रक्रिया में न कॉल एंड सकधर लिखा और न हम लोग अपनी किताब में लिखे, लेकिन जो प्रैक्टिस में हम लोग देखते रहे या ऐसा विधेयक मिलने के बाद जो हम लोग करते रहे, ऐसा विधेयक जब मिल गया तो उच्च प्राधिकार अर्थात प्रभारी सचिव, सचिव या माननीय अध्यक्ष जी के पास उसको भेजे कि इस आशय का, इन प्रावधानों को करने वाला गैर सरकारी विधेयक प्राप्त हुआ है। सभा में रखने के पूर्व इस पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त की जाए। तो फिर नहीं जा रहा है, तो विधि विभाग को भेजा जाता है, विधि विभाग उसकी समीक्षा करता है, फिर वही राज्य सूची, संवर्धित सूची और संघ सूची। अगर उसको लगा कि है विधानसभा में पेश करने के लायक, तो विधानसभा को भेजेगा इस आशय की सूचना के साथ कि इसको पेश किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, पारण हो। अगर उसको लगा धन विधेयक है या धन से संबंधित मामला इसमें निहित है, तो सलाह देगा कि साधारण विधेयक कोटि का ये मामला है नहीं, धन विधेयक की कोटि का है। तो फिर विधानसभा का दायित्व तो बनता है। दो फिर यहां हो जाता है कि विधि विभाग की जो राय आई है उस राय से अवगत कराते हुए माननीय सदस्य को यह बताया जाए कि आप इस विषय में पत्राचार माननीय राज्यपाल जी से कीजिए
या खुद हम ही करें, विधानसभा सचिवालय करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जब वहां से सहमति असहमति हो जाती है तो फिर प्रक्रिया सामान्य हो जाती, समान एकदम हो जाती है, चाहे वो सरकारी साधारण विधेयक हो या गैर सरकारी विधेयक हो। संजोग से अब तक 22 साल हम लोगों का हो चुका है इस विधानसभा गठित हुए। 4 विधेयक, 4 गैर सरकारी विधेयक की सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हुई। पहला था सूचना का अधिकार से रिलेटेड एक विधेयक था। प्रथम विधानसभा में सदस्य थे महेंद्र प्रसाद सिंह जी, नहीं रहे, उनका विधेयक था। विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उस विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर उस कार्रवाई को हम लोग कर लेते और संजोगवश अगर पारित हो जाता विधानसभा से, तो सूचना का अधिकार देने वाला पहला राज्य भारत का झारखंड होता। दूसरा विधेयक था माननीय सरयू राय जी का, टाटा का जो क्षेत्र है, लीज क्षेत्र, उसके अतिरिक्त जो भूमि पड़ी हुई है या विवादित भूमि है, कुछ बस्तियां वहां बस गई हैं, तो जो बस गए लोग हैं उनको बसे हुए जगह पर मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। तो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद विधानसभा की कार्यसूची पर अंकित भी हुआ और सत्ता पक्ष के समस्त सदस्यों के विरोध के कारण पुनः स्थापन के स्टेज पर ही वो समाप्त हुआ। सामान्यतः संसदीय प्रक्रिया में यह सोच के चला जाता है या ये परंपरा है कि पुनः स्थापन के प्रस्ताव का विरोध नहीं हो, पुनः स्थापन हो विधेयक का, विचार का प्रस्ताव लिया जाए। अब विचार के प्रस्ताव पर जो आपत्ति आपको हो, आप अपनी आपत्ति दर्ज कीजिए। सरकार के पक्ष से अगर विधेयक आया है तो संबंधित मंत्री उस आपत्ति का निराकरण करें, या गैर सरकारी विधेयक है तो संबंधित भार साधक सदस्य आपत्तियों का निराकरण करें। और अच्छे उद्देश्य का विधेयक अगर है तो उसे पारित करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं दिखाई जाए। आपको उदाहरण के लिए हम बताते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, बच्चों को मदर फीडिंग, मां खुद दूध पिलाए, इससे संबंधित एक विधेयक लोकसभा में आया था, तो पेश किया गया तो सरकार भी खुश हुई, इस ढंग का कुछ नहीं था। फीडिंग का अधिकार मिले बच्चों को, और जिस जिस संशोधन की जरूरत सरकार ने समझा उस संशोधन को बता करके उस विधेयक को पारित किया गया था। कृष्ण, बच्चों के पीठ पर जो बस्ते का भार होता है, आप देखते होंगे कि बच्चा झुक जाता है, उस बोझ को कम कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी एक गैर सरकारी विधेयक आया था। ये राज्यसभा में आया। राज्यसभा के मेंबर उस समय मैथिली शरण गुप्त जी थे, वो राष्ट्रकवि की उपाधि मिली, उन्होंने पेश किया था। भारत सरकार सहमत हुई और कही कि अमुक उम्र तक के बच्चों को इस वजन से ज्यादा किताब लाने की बाध्यता स्कूलों में नहीं होगी। ठीक है, इसका पालन किस हद तक होता है इस विषय में हम नहीं जाएं, लेकिन प्रयास अच्छे हुए।
झारखंड विधानसभा के 2 गैर सरकारी विधेयकों पर हम आए। तीसरा गैर सरकारी विधेयक था चौथी विधानसभा का। उस समय माननीय सुखदेव भगत जी लेकर के आए थे। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का जो विधेयक आया राज्य सरकार द्वारा, काफी विवादित विधेयक था। बाद में राज्यपाल की आपत्तियों के कारण लौटा और विधानसभा ने उसको वापस लिया। विधानसभा से वापस कराया गया राज्यपाल के संदेश रखे जाने के बाद। उस विधेयक पर भी हम लोगों ने काम किया था। अच्छी प्रकृति थी उस विधेयक की। अंग्रेजी में विधेयक था, उसको हम लोग लॉ डिपार्टमेंट भेजे थे और कहे थे कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करा करके, जो यहाँ का सिस्टम है, आपको यहाँ तो सारी सूचनाएं हिंदी में दी जाएंगी, वो है। तो वो लॉ डिपार्टमेंट की सहमति के साथ नहीं लौटा, अनुवाद के साथ लौटने की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो खत्म हुआ। 5वीं विधानसभा में हमको कम समय के लिए काम करने का मौका मिला। मेरे रिटायरमेंट के बाद एक विधेयक आया यहाँ माननीय सदस्य श्री लंबोदर महतो जी का। वो रोशन किलो जी हैं क्या? उस विधेयक का क्या हुआ जरा बताइएगा। अच्छा, वो विधेयक भी अभी तक विधानसभा में पुनः स्थापन की अनुमति की प्रत्याशा में पड़ा हुआ है। तो कुल 4 विधेयकों की, अच्छा केंद्र उस बीच में आया होगा। मधुकर भारद्वाज जी कह रहे हैं कि एक और विधेयक त्रिपाठी जी का आया था इसमें उन्होंने यह रखा था कि 1 साल में विधानसभा की कुल न्यूनतम बैठकें कितनी होनी चाहिए, इस संबंध में एक कानून भी बना है। लेकिन यह मामला भी प्रत्याधीन रहा और अंत में वो समाप्त हो गया। इसकी पृष्ठभूमि जरा हम बता दें, बैठकें कितनी हों इसकी पृष्ठभूमि हम बता दें। तो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में यह हमेशा चिंता का विषय रहा है कि सभा की बैठकें कम हो रही हैं। आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, बैठकें कम होंगी तो जो समस्याएं हैं क्षेत्र में वो तो सभा के समक्ष नहीं आएंगी, सरकार के संज्ञान में नहीं आएंगी, तो समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ने पहले तय किया कि इतनी इतनी बैठकें हों। बाद में प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के लीडर अपोजिशन, सदन नेता यथास्थिति, सारी पार्टियों के व्हिप, सारे संसदीय कार्य मंत्री, तमाम महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया और उसमें तय हुआ कि पार्लियामेंट की बैठक, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस कह रहा था कि 120 हो, और ये जो सम्मेलन हुआ इसने कहा कि कम से कम 100 हो, और बड़ी विधानसभाओं का सत्र 80 दिन हो, छोटी विधानसभाओं का सत्र कम से कम 60 हो, फिर घट करके 40, 60 और 100 पर आया। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए ही के.एन. त्रिपाठी जी का वो गैर सरकारी विधेयक इस प्रस्ताव के साथ आया। उस पर भी नहीं हो पाया, बात नहीं बन पाई, खत्म हुआ। खैर जो हो, तो विधेयक की प्राप्ति में हम आ रहे थे। इसी क्रम में सरकारी और गैर सरकारी विधेयक की प्राप्ति और उसके बाद का जो हश्र हुआ है उस पर हम लोग आ गए हैं। तो प्रारूपण को हम लोग पहले स्पष्ट कर दिए,
कि सरकारी साधारण विधेयक की स्थिति में प्रारूपण की ये प्रक्रिया होगी, गैर सरकारी विधेयक की स्थिति में ये प्रक्रिया होगी। अब प्रारूपण के बाद होता है विधानसभा को उसकी प्राप्ति। तो कोशिश सरकार की या गैर सरकार की विधेयक देने वाले जो सदस्य हैं उनकी ये होनी चाहिए कि जिस दिन विधेयक को सभा में पुनर्स्थापित करने की योजना उनकी हो, उसके कम से कम 7 दिन पहले विधेयक को प्राप्त करा दें। ये हो, उसके पीछे का उद्देश्य भी हम बताएं कि समय पर परिचालन हो जाए, समय पर संशोधन प्राप्त हो जाए और सरकारी विधेयक अगर है, प्राप्त विधेयक सरकारी विधेयक है, तो विधेयक के संबंध में एक पत्र विधि विभाग दे, भार साधक सदस्य का एक पत्र उसमें लगा हुआ रहे कि स्थिति को हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। विभाग का, जिस विभाग से रिलेटेड वो विधेयक हो, उसका एक पत्र हो। माननीय मंत्री या विधेयक की सूचना देने वाले सदस्य जो हैं, उद्देश्य और हेतु पर उनका हस्ताक्षर रहे, ये हो। और विधेयक हिंदी और अंग्रेजी प्रतियों में हो। अंग्रेजी प्रतियों में क्यों हो? कारण आप लोग जानते हैं कि अब तक कोर्ट की भाषा जो है अंग्रेजी ही है। किसी ढंग का विवाद अगर होगा, मामला कोर्ट में जाएगा, तो विधेयक जो अधिनियम हो चुका है उसके इंग्लिश वर्जन को कोर्ट देखेगा। इसलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में विधेयक की प्रतियां हों और यथास्थिति मंत्री या विधायक जो भार साधक सदस्य हैं विधेयक के, उनका इस आशय का पत्र या सूचना कि अमुक तिथि को हम इसका पुनर्स्थापन, विचारण और पारण की इच्छा रखते हैं। पुनर्स्थापन, विचारण और पारण अनुमति देने का अधिकार तो माननीय अध्यक्ष जी को बात का है। ये सब है। गैर सरकारी विधेयक में भी इन प्रक्रियाओं का पालन करना ही है। अब विधेयक का रूप कैसा होता है? नहीं, विधेयक का रूप कैसा होता है? हाँ बोलिए, माइक ले जाओ भैया। बैठ जाइए। अब तक का जो संबोधन ही मेरा कह लीजिए या वक्तव्य कहिए, संबोधन बड़ा चीज हो जाता है। हम तो आप लोगों के बीच ही में काम किए हैं, तो अब तक के अपने वक्तव्य के क्रम में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं, पुनः स्थापन के प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहिए। सदस्यों को नहीं चाहिए कि किसी विधेयक के पुनः स्थापन के प्रस्ताव का विरोध करें। बताए कि एक गैर सरकारी विधेयक का विरोध हो चुका है, पुनः स्थापन के स्टेज में ही गिर गया। हम कहें कि विरोध नहीं करना चाहिए, तो आप
जो प्रस्ताव बनाते हैं उसमें क्यों लिखते हैं कि पुनर्स्थापन किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए, जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। अगर ऐसा ही है तो तकनीकी वो सही है, लेकिन सिद्धांततः माना जाता है कि पुनर्स्थापन का विरोध नहीं होगा। जो आपत्ति है विचारण के क्रम में ना आपत्ति व्यक्त कीजिएगा। पुनर्स्थापन के स्टेज में ही विरोध कर दिए तो आपत्ति क्या थी पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। इसीलिए है कि पुनर्स्थापन करा दीजिए। एक सरकारी विधेयक का भी विरोध हुआ यहां पुनर्स्थापन का, वो विनियोग विधेयक था, वो पहले विधानसभा के कार्यकाल में हुआ। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने देखा कि सत्ता पक्ष में सदस्यों की संख्या भी कम है और विधेयक पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव आ गया, विरोध हुआ। और उस समय स्पीकर ने धैर्य से काम लिया, पुनर्स्थापन के प्रस्ताव को रोक लिया। जब संख्या बल पर्याप्त हुआ, उस विधेयक को फिर से पुनर्स्थापित करने की अनुमति मिली, प्रस्ताव लिया गया। तो पीठासीन जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों या कोई दूसरे सदस्य हों, उनको बार बार प्रयास करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि इस स्टेज पर विरोध मत कीजिए। और विनियोग विधेयक में तो स्पष्ट है, आप संसदीय पद्धति और प्रक्रिया कॉलेज सकदर वाली देखिएगा तो कहा है कि विनियोग विधेयक के पुनर्स्थापन का विरोध नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कारण दिया हुआ है कि जिस विनियोग विधेयक के पुनर्स्थापन का आप विरोध करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे डिमांड्स को आपने सभा के सदस्य की हैसियत से पहले ही पारित कर दिया है। तो जिन प्रस्तावों को पारित कर दिया, उसका समेकित रूप आपके सामने आ रहा है, उसका कैसे विरोध करने का नैतिक अधिकार आपके पास रह गया है? और इससे इतर हम बता रहे थे कि पुनर्स्थापन के स्तर पर ही विरोध कर दिए तो आपत्तियां सामने नहीं आ पाई, उनके निराकरण का अवसर नहीं मिला, इसलिए उससे बचना चाहिए। ठीक है? अगर ऐसा हो रहा है या होता रहा भविष्य में भी, तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के अनुकूल ये नहीं हो रह पाएगा। एक केस तो हो सकता है, ठीक है, पुनर्स्थापन के दौर में विरोध मत कीजिए, उस पर चर्चा हो तब विरोध कीजिए। मान लीजिए ऐसा विधेयक पेश किया जा रहा है, वो जो संसूचित है हमारे यहाँ से, तो पुनर्स्थापन का विरोध होना ही चाहिए। यह जो विधेयक हो गया विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर की बात है। ठीक है, तो बिल्कुल। आप फिर और इस विषय में कहना है क्या बताते हैं? बता रहे हैं। तो कौन सा विधेयक पारित होगा, इसको पहले सोच लेना है। अगर सरकार के स्तर से आया है तो लॉ डिपार्टमेंट वगैरह से हो करके आया है, संभावना बहुत कम है कि संघ सूची का विषय वो हो गया हो, रेयर हो गया। दूसरा, समवर्ती सूची का ऐसा मामला आ गया हो जिस पर भारत सरकार पहले कानून बना चुकी हो और उस कानून के प्रोविजन के इतर कोई व्यवस्था करने वाला प्रस्ताव विधानसभा में उस विधेयक के माध्यम से लाया गया हो। यही 2-3 स्थितियां हो सकती हैं। वहां भी हम कहते हैं पुनर्स्थापन का विरोध मत कीजिए, आप विरोध कीजिए विचारण की स्थिति में। और कृष्णा जी, टेक्निकल इशारा हम कर रहे थे कि विधेयक पारित कौन हो पाएगा? विधेयक पारित हो पाएगा जो सरकारी होगा, जिसकी संख्या बल सदन में ज्यादा है। अगर सरकार ही किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर के इस ढंग का विधेयक दबाव में ला करके वित्त विभाग वगैरह को सभा में लेकर के आती है, तो पुनर्स्थापन के प्रस्ताव का विरोध करके भी आप क्या हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तब है कि इस पर भी आगे बैरियर लगा हुआ है।
अभी उस स्टेज पर हम लोग गए नहीं हैं। विधेयक का प्रारंभिक स्टेज है ये, जिस पर हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे हैं। बाद में बताएंगे, अब तो इशारे में कह देते हैं, ये राज्यपाल या राष्ट्रपति को अधिकार क्यों अनुमति दे, अनुमति नहीं दे, अनुमति के लिए यथास्थिति राष्ट्रपति को भेज दे, क्यों? संविधान निर्माता बहुत कुछ सोच करके संविधान को बनाया है। ठीक है, आज के दौर के हिसाब से बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे उस समय जब संविधान बन रहा था, लेकिन उनकी सोच हम लोगों से लाख गुना आगे तक थी। राज्यपाल के अधिकार को जब देखिएगा ना, तब लगेगा राज्यपाल का पद क्यों, ये परंपरा क्यों कि कोई व्यक्ति झारखंड में रहने वाला हो, झारखंड का राज्यपाल नहीं हो सकता है, कोई बिहारी बिहार का राज्यपाल नहीं हो सकता है, कोई बंगाल का रहने वाला बंगाल का राज्यपाल नहीं हो सकता है। संविधान सभा के वाद विवाद में जब जाइएगा, गहराई से उसको पढ़िएगा, सारा पता आपको चलता जाएगा। तो जो प्रश्न आप किए हैं उसको सेकेंड हाफ में फिर दोहराइएगा ताकि हम आपको स्पष्ट कर सकें। ठीक है, तो बताएंगे। तो 20-21 साल की जो सेवाएं हम मेरी रही है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में आते जाते जो कुछ सीखे हैं, आपका प्रश्न उसमें से एक है। इसको स्पष्ट हर हाल में हम करेंगे, लेकिन आप याद दिलाइएगा, बहुत तकनीकी प्रश्न है ये, है ना। तो ये सब है, पुनः स्थापन हो गया।